नमस्कार, सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत प्रकाश। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले मुख्य समाचारों में। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को आम बजट पर चर्चा की हुई शुरुआत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट चर्चा पर देंगी जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। पेरिस में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तनाव मुक्त रहने के लिए छात्र छात्राओं को दिया गुरु मंत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में नवादा में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देश भर के विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट। और इंडिया एनर्जी वीक के तीसरे संस्करण की आज से नई दिल्ली में हो रही है शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में आम बजट पर चर्चा की शुरुआत हो गई है। प्रश्नकाल के दौरान दोनों सदनों के कई सवालों के जवाब दिए गए। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट चर्चा पर जवाब पेश करेंगी। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवालों के उत्तर भी दिए गए। लोकसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री बजट पर हो रही चर्चा का उत्तर देंगी, जबकि राज्यसभा में बजट चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस दौरे के क्रम में पेरिस पहुंचे। पेरिस हवाई अड्डे पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ यहां आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के दौरान एआई के खतरे, इसके नियंत्रण, सेवाएं और सभी देशों में समान रूप से इसके उपयोग को लेकर चर्चा होगी। पेश है एक रिपोर्ट। मोदी के फ्रांस दौरे से जुड़ी हुई खबरों के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं। उनके पेरिस पहुंचने पर एयरपोर्ट पर फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु ने अगवानी की। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जब प्रधानमंत्री का विशेष विमान पेरिस पहुंचा, उस वक्त बारिश हो रही थी। आज पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एआई के खतरे, एआई नियंत्रण, एआई की सेवाएं और उसके फायदे सभी देशों के द्वारा समान रूप से उपयोग में लाए जाने को लेकर चर्चा होनी है। सम्मेलन में 100 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। कई देशों के प्रमुख, सरकार प्रमुख और कई बड़ी कंपनियों के सीईओ इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत कई स्टार्टअप और तकनीक को विकसित करने पर जोर दे रहा है। रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, ट्रांसलेशन में भारत के एआई स्टार्टअप काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे और विस्तार देना चाहते हैं और निवेश को भारत में आकर्षित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने पहुंचे। मैक्रों ने पीएम मोदी का खुले दिल से स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुलाकात पर खुशी जताई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के सम्मान में इस भोज का आयोजन किया था। फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। पीएम मोदी इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि उन्हें राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 क्षितिज कार्य योजना पर प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। पीएम मोदी फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए ऐतिहासिक शहर मार्सिले की यात्रा भी करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को मजारगिल युद्ध समाधि स्थल में श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले सोमवार को देश भर के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। इस संवाद को लेकर बिहार के सभी स्कूलों में छात्रों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। छात्रों का कहना है कि पीएम मोदी की बातों से परीक्षा का तनाव कुछ कम हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। मैं हमेशा परीक्षा पे चर्चा करने वालों से उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा। परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल होने वाली बोर्ड की परीक्षा से पहले देश भर के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से संवाद किया। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि उन्हें किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि परीक्षा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो बस एक रास्ता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। मुझे भी वैसा ही लगता है कि जैसे बहुत सारे विद्यार्थी अंकों पे जोर देते हैं कि अंक अच्छे आने चाहिए, लेकिन अंक तो सिर्फ हमें अपने ज़िंदगी में और अच्छा बनने में मदद करते हैं। और जैसा कि उन्होंने और कहा कि हमें अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए, छोटे छोटे पलों में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। पीएम मोदी ने छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि दिन में 24 घंटे होते हैं, हर किसी को 24 घंटे ही मिलते हैं। इसी समय में से कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है और कोई अपना समय बर्बाद कर रहा है। इसका एक ही कारण है टाइम को सही से मैनेज न करना। उन लोगों को नहीं पता है कि समय का उपयोग कैसे करना चाहिए। सबसे पहले समय पर सोचना है कि मैं अपने समय का अच्छा उपयोग कैसे करूं। पीएम ने छात्रों को सलाह दी कि वो कागज पर अपना टाइम टेबल लिखें और उसे फॉलो करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सारी बातों पे जोर दिया जो आजकल के बच्चों के जीवन से जुड़ी हो, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या फिर फ्रेंड्स हो। जैसे उन्होंने पेरेंट्स के लिए कहा कि उनका कैसा अप्रोच होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, जो अभी स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट लाइफ में है, कि उन्हें समझना चाहिए, किसी भी तरीके का दबाव नहीं डालना चाहिए। और वो जितना उन्हें समझेंगे, उनके इंटरेस्ट को समझेंगे, उनके बच्चे उतना ही डेवलप करेंगे। सबसे अच्छी बात लगी कि हमें अपने पेरेंट्स से बहुत इंटरेक्ट करना चाहिए। जैसे कि हम ऐसे अपने पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं, जैसे कि अभी पढ़ना है, अभी छोड़ दीजिए, अभी बात नहीं करना है हमें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करना चाहिए। पढ़ाई करना है पर उस सब चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा आराम भी जरूरी है। उन्होंने बच्चों के माता पिता को भी संदेश दिया कि वो बच्चों को रोबोट की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। बच्चों के विकास के लिए उन्हें खुला आसमान दें। बच्चों को दीवारों और किताबों में बंद करेंगे तो बच्चे ग्रो नहीं कर सकते हैं। उन्हें खुला आसमान चाहिए, अपनी पसंद की चीजें करनी चाहिए। वॉरियर का कॉन्सेप्ट दिया वो अक्षरशः यहाँ लागू होता है। नई शिक्षा नीति जहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, इन सब के समावेश से, टेक्नोलॉजी के समावेश से पढ़ाई एक मनोरंजक गतिविधि है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत 8वीं बार बच्चों के साथ संवाद कर रहे थे। पूरे बिहार के कई स्कूलों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बच्चों ने देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव को दूर करने का मंत्र दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो के 15वें संस्करण में भारत की रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी नवाचारों का प्रदर्शन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एरो इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। 13 और 14 फरवरी को इसमें आम नागरिक भी शामिल होंगे। भारत सहित 90 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
आसमान में भारत की वायु शक्ति, साहसिक फ्लाई पास्ट और अद्भुत करतब का ये नजारा है एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया का। सोमवार को बेंगलुरु के येलाहेंका एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू हुआ ये एयर शो 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें कई आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन तकनीक देखने को मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरो इंडिया शो के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें करीब 30 देशों के रक्षा मंत्री या प्रतिनिधि और 43 देशों के वायुसेना प्रमुख और सचिव शामिल हो रहे हैं। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है और हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बनकर उभरा है। ऐसे में एयरो शो कई मायनों में बहुत खास हो जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि शांति स्थापना से ही बेहतर विश्व का निर्माण किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्र की मजबूती बेहद आवश्यक है। शांति कभी भी सुरक्षा की कमजोर स्थिति में हासिल नहीं की जा सकती। शांति का बट वृक्ष शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा रह सकता है। मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। मजबूत होकर ही हम एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे। बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2025 में सीईओ राउंड टेबल को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है, इसलिए हमें लगातार समाधान अपनाने और सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके कारण भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एयरो इंडिया शो का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक किया जा रहा है। शुरुआती 3 दिन सिर्फ उद्यमियों के लिए हैं, जबकि 13 से 14 फरवरी को आम लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में 15 वर्षों के अंदर $100 अरब की निवेश की उम्मीद है। नई दिल्ली में इंडिया EFTA डेस्क का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत भारत में 10 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन होगा। एक रिपोर्ट। भारत EFTA व्यापार समझौते के तहत निवेश प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम की शुरुआत की गई। EFTA सदस्य देशों के साथ मौजूद केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया EFTA डेडिकेटेड डेस्क का शुभारंभ किया। ये डेस्क सरल और प्रभावी ढंग से एक मजबूत माध्यम के तौर पर काम करेगा। इस डेस्क के जरिए अलग अलग हितधारकों को एक मंच मिलेगा, जिससे इंडिया EFTA अपने लक्ष्य को हासिल करके वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। One important step forward in our agreement to promote trade and investment in all the 4 countries. Significant steps have been taken to ratify the TIPA. There's a lot of positivity in all 4 countries, and we hope to operationalize the TIPA in the later part of this year. EFTA सदस्य देशों में आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिंक्टेनस्टीन शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान EFTA सदस्य देशों के निवेशकों का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। EFTA में शामिल देश भी TEPA को हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन बता रहे हैं। I do believe that the TEPA is not just an agreement, it really creates a framework for a win-win partnership. I'm very convinced that our future cooperation under the TEPA will bring many, many more opportunities. भारत EFTA व्यापार समझौते के तहत 10 साल के भीतर $50 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है और अगले 5 साल में $50 अरब का अतिरिक्त निवेश होगा। इस निवेश से भारत में 15 साल में 10 लाख नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। वहीं EFTA के सदस्य देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इस वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में भारत ने EFTA देशों को $1.28 अरब का निर्यात किया, जिसमें से 77% निर्यात स्विट्जरलैंड को हुआ है। टेपा के जरिए जिन क्षेत्रों में निवेश की उम्मीद की जा रही है, उनमें विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स और बुनियादी ढांचा क्षेत्र प्रमुख हैं। विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के साथ ही भारत सतत और समावेशी विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। वहीं ये समझौता भारत के निर्यातकों की
वैश्विक पहुंच को बढ़ाते हुए उन्हें सशक्त बनाएगा और अनुकूल व्यापार के साथ निवेश का माहौल तैयार करेगा। इस समझौते से न सिर्फ भारत के युवा महत्वाकांक्षी कार्यबल के लिए रोजगार सृजन होगा, साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को गति देते हुए 2047 तक विकसित भारत को सार्थक बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत सोमवार को नवादा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नवादा वासियों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके उन्होंने समीक्षा बैठक भी की। देखें ये रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार आज अपनी प्रगति यात्रा के तहत नवादा जिले के रजौली प्रखंड की बहादुरपुर पंचायत के करीगांव ग्राम पहुंचे। यहां सीएम ने 211.96 करोड़ की कुल 202 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसमें 138.6 करोड़ रुपए की 142 योजनाओं का उद्घाटन और 73.89 करोड़ रुपए की 60 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान सीएम ने सरकारी विभागों और जीविका दीदियों के कार्यों से जुड़े स्टॉलों का निरीक्षण किया और उनसे संवाद भी किया। प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार उग्रवाद प्रभावित गोविंदपुर प्रखंड के सरकंडा पंचायत भी गए। फिर हवाई मार्ग से जिले के रजौली प्रखंड अंतर्गत बहादुरपुर पंचायत के करीगांव पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने डिग्री कॉलेज के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। आज नवादा के विकास यात्रा का एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन रहा। आज नवादा की धरती पे बिहार के विकास पुरुष और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का प्रगति यात्रा के इस चरण में, मगध के चरण में आज नवादा में आगमन हुआ। विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक उन्होंने की। वरीय पदाधिकारी भी बिहार के अलग अलग विभाग के आए थे और अंत में एक विस्तृत बैठक पदाधिकारियों के साथ जिला प्रभारी मंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री श्री विजय चौधरी जी की उपस्थिति में और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक आज की नवादा में। बिहार सरकार का फोकस खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना भी है। नवादा दौरे के दौरान सीएम अकबरपुर प्रखंड भी पहुंचे। यहां उन्होंने खेल विकास योजना के तहत वॉलीबॉल, हैंडबॉल और बैडमिंटन कोर्ट को जनता को समर्पित किया। साथ ही सीएम ने नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन, छठ घाट, अपशिष्ट प्रबंधन इकाई और पुस्तकालय को देखा। उसके बाद सीएम नवादा के बुधौल पहुंचे, जहां नूतन नवादा का जायजा लिया। जिले के कई प्रखंडों में भ्रमण के बाद सीएम नीतीश कुमार ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम के दौरे को देखते हुए नवादा में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। दूरदर्शन समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 फरवरी को भागलपुर में कार्यक्रम निर्धारित है। यहां से प्रधानमंत्री देश भर के किसानों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे भागलपुर जिले को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात देंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पीएम के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। में हो रहा है, भागलपुर जिला मुख्यालय में हो रहा है। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में किसान सम्मान निधि की राशि का और वितरण उसी दिन वहां से होगा ऑनलाइन, और उसके साथ साथ जो किसानों की समस्या है और किसान के लिए उनको खुशहाल और समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है, उन सब बातों पर भी चर्चा होगी। करीब 3 लाख किसान वहां पर एयरपोर्ट के मैदान में, जहां पर सभा होगा, विशाल जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। देश भर के विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आयोग के सीईओ, उच्च शिक्षा सचिव सहित कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट में छात्रों के कौशल विकास और रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए सुझाव दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
बढ़ाने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट को जारी किया। इस मौके पर नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम, शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी सहित नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जारी की गई रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता बढ़ाने, वित्तीय मदद पहुंचाने, विश्वविद्यालयों का प्रशासन और स्वायत्तता को मजबूत करने के साथ साथ छात्रों के कौशल विकास और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं इस मौके पर शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी ने कहा कि उनका मंत्रालय राज्य सरकार के तहत आने वाले विश्वविद्यालयों के विकास के लिए कई योजनाएं चला रहा है। ऐसे में नीति आयोग की रिपोर्ट योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी मददगार साबित होगी। There is an outlay of about 13,000 crores for the period 2023-24 to 25-26. It has a provision of multidisciplinary education and research institutes, NERU, with an estimated cost of about ₹100 crores per unit. So the states are encouraged under that to establish multidisciplinary colleges, and as has been said in the national education policy, that multidisciplinarity will lead to a better human being who will be more creative and more innovative and thereby contribute to the overall nation building and the economy of the country. Rare programs where state public universities are being given assistance directly by Government of India based on some methodologies. I think the system also has some schemes and plans to have universities of excellence even at state level. I think MERUs they are called. So I think the whole idea is to have a state public university ecosystem which is comparable to what has been set at the national level through the national universities. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कटिहार में सोमवार को प्रधानमंत्री अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया। मेले में 6 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संस्थान के प्रभारी प्राचार्य श्रवण कुमार ने बताया कि साक्षात्कार के बाद 55 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। शर्म टूटता है, शर्म से मेरा पर्दा हट जाता है क्योंकि जा करके हम काम करने लगते हैं। बिहार में प्रधानमंत्री अप्रेंटिस मेला, हम जितने भी हमारे पास आउट बच्चे थे उनका आज अप्रेंटिसशिप मेला था। कितने कंपनी आए थे? कंपनी हमारे यहाँ लगभग 6 कंपनी को हमने निमंत्रण दिया था। उसमें से कुछ लोग के सहयोगी लोग आए और बच्चों को प्रेरित किए। अप्रेंटिस मेला में हम लोगों ने बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। कितने बच्चों का जी? इंडिया एनर्जी वीक के तीसरे संस्करण की शुरुआत आज से नई दिल्ली में हो रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इस आयोजन में देश विदेश के 500 से अधिक वक्ता भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भारत में परंपरागत ऊर्जा को लेकर सोच को बदलने वाला साबित होगा। Energy as we understand it could be, traditional fossil fuels, crude oil, refining, petrol, diesel. This is much more. This is about technology. From the time we started in Bengaluru, Goa, third one in Delhi, and the next one, 2026, will be in its permanent home, where the ONGC is developing a 240-acre site, which will be a conference tourism site and which will also be the home of the fourth edition. भारतीय रेल की ओर से महाकुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगमता के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि प्रयागराज क्षेत्र में स्थित 8 रेलवे स्टेशनों से देश के विभिन्न जगहों के लिए ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। हमारे प्रयागराज क्षेत्र में 8 स्टेशन कार्यरत हैं और सभी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और सभी स्टेशन प्रॉपर नंबर में ट्रेन डील कर रहे हैं। सभी स्नानार्थियों को हम सेवित कर रहे हैं। भारतीय रेल, उत्तर रेलवे, हम सभी लोग श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम इसी तरह जिस तरह हमने अभी तक सेवित किया लोगों को, आगे भी इसी तरह कड़ी मेहनत कर।
और अब 3 मिनट में 10 खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम में किया पवित्र स्नान, मां गंगा की पूजा अर्चना की। चौबीस फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन के मद्देनजर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई बैठक, कई वरिष्ठ नेताओं ने लिया हिस्सा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की पार्टी आप सबकी आवाज की ओर से रोहतास जिले को कोचस में कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया सम्मेलन। अट्ठाईस फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत गोपालगंज के जिला अधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। मलेरिया उन्मूलन के प्रति जागरूकता के लिए बेगूसराय के जिला अधिकारी तुषार सिंगला ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। वैशाली के हाजीपुर जिला मुख्यालय में सदर अस्पताल परिसर में सर्वजन दवा सेवन अभियान की हुई शुरुआत। आईआईएम बोधगया में वार्षिक लीडरशिप सम्मेलन का हुआ संपन्न, युवाओं का किया गया मार्गदर्शन। उनतीसवीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया की ओर से सोहेल थाना क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन। मुंगेर पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा की गई फायरिंग में 3 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना पुलिस ने देसी पिस्टल और मैगजीन के साथ एक हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को आम बजट पर चर्चा की हुई शुरुआत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट चर्चा पर देंगी जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में आयोजित एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं हिस्सा। पेरिस में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तनाव मुक्त रहने के लिए छात्र छात्राओं को दिया गुरु मंत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के क्रम में नवादा में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देश भर के विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट। और इंडिया एनर्जी वीक के तीसरे संस्करण की आज से नई दिल्ली में हो रही है शुरुआत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अब दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम और समाचार ओटीटी चैनल वेब्स पर उपलब्ध है। वेब्स ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नमस्कार।